कभी सोचा है तुम्हारी लाइफ में भी कोई इंसान आया था जिसने तुम्हारी लाइफ को पूरी बदल के रख दी थी और फिर चला गया हो। आई वॉन्ट टू ईट योर पेनकेस दैट की स्टोरी नहीं है। ये उन लोगों की स्टोरी है जो जिंदा होते हुए भी इमोशनली एब्सेंट रहते हैं। हारुकी स्पेशल नहीं है, वो अनकंफर्टेबल रिफ्लेक्शन है हम सबका। हम जो लोगों को दूर रखते हैं क्योंकि अटैचमेंट रिस्की होता है, हम जो फील करने से बचने के लिए नॉर्मल बनकर जीते रहते हैं। साकुरा मरने वाली थी, लेकिन फिल्म का असली सवाल ये नहीं है कि उसके पास कितना वक्त था। असली सवाल ये है हारुकी के पास वक्त होते हुए भी वो जी क्यों नहीं रहा था। आज हम इस फिल्म को लव स्टोरी नहीं, एक इमोशनल मिरर की तरह डिकोड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत इंटेंशनली फ्यूनरल सीन से होती है। डायरेक्टर पहले ही बता देते हैं कि साकुरा मर चुकी है। ये चॉइस एक्सीडेंटल नहीं है। अगर फिल्म चाहती तो इलनेस को सस्पेंस बना सकती थी, जैसे विल शी सर्वाइव टाइप का मेलोड्रामा या इमोशनल मैनिपुलेशन। लेकिन यहाँ डेथ को मिस्ट्री नहीं बनाया गया। ऑडियंस ऑलरेडी जानते हैं कि एंड इनएविटेबल है, तो फिर सस्पेंस क्या है? सस्पेंस एक्चुअली उन मोमेंट्स में है जो फ्यूनरल और एंडिंग के बीच गुजर गए। कैसे एक इमोशनली डीअटैच लड़का जो जिंदगी में मोस्टली इनविंसिबल था, एक ऐसी लड़की से इंटरेक्ट करता है जो अपनी मॉर्टेलिटी को एक्सेप्ट कर चुकी है। कैसे एक कैजुअल ऑलमोस्ट इनडिफरेंट रिस्पॉन्स से स्टार्ट हुआ इंटरेक्शन ग्रेजुअली दोनों कैरेक्टर्स के अंदर चेंज और अवेयरनेस जगाता है। फिनल से स्टोरी को स्टार्ट करना नैरेटिव को रिफ्रेम करना होता है। आउटकम यानी दैट ऑलरेडी सेट है, लेकिन फोकस शिफ्ट हो जाता है इम्पैक्ट पर, मोमेंट्स, रिएक्शंस, चॉइसेस और इमोशनल ग्रोथ। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं बचता कि साकुरा बचेगी या नहीं बचेगी। क्वेश्चन ये होता है कि हारुकी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उसकी इमोशनल सेल तोड़ के उसके अंदर जीने की कैपेसिटी कैसे जगी। और जब स्टोरी का एंड पॉइंट पहले ही रिवील हो जाता है, तब हर छोटा मोमेंट, एक सिंपल कन्वर्सेशन, एक छोटा सा डेयर, एक ऑकवर्ड हग सडनली ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। हर एक स्माइल, लाफ और एक आई कांटेक्ट का वेट बढ़ जाता है। जर्नी इज ग्रेटर देन डेथ। ये फ्रेमिंग सिंपल ट्रैजिक लव स्टोरी को एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कैरेक्टर स्टडी में बदल देती है, जहां ऑडियंस सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन को फील करते हैं। अब देखो, सरफेस पर साकुरा और हारुकी दोनों पर्सनालिटी ऑपोजिट्स लगते हैं। एक लाउड एक्सप्रेसिव लड़की जो हर मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहती है, और दूसरा क्वाइट डिअटैच लड़का जो अपनी इमोशनल डिस्टेंस के पीछे छिपकर अपनी लाइफ का वेट अवॉइड करता है। लेकिन फिल्म उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज नहीं करती, ये कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली थीम को डिफाइन भी करता है। अलाइव रहना और खुल के जीना दोनों अलग चीजें हैं। साकुरा फिजिकली डाइंग है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, फिर भी वो इंटेंशनल है। हर मोमेंट को डिलिबरेटली कैप्चर करती है। लोगों से मिलना, आर्ग्यू करना, हग मांगना, डेयर लेना और अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करना। एक्सपीरियंसेस को पोस्टपोन नहीं करती है वो। उसकी बकेट लिस्ट चाइल्डिश नहीं है, ये एक रिबिलियन है, एक रिफ्यूजल क्वाइटली फेड हो जाने का। हारुकी उसका अपोजिट नहीं है, बल्कि एक वार्निंग वर्जन है। वो फिजिकली हेल्दी है, समझता है कि टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को लिमिट करता है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता है और अपने एजम्पशंस के पीछे छुपकर इमोशनली विड्रॉ हो जाता है। ये डीअटैचमेंट मैच्योरिटी नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, एक्सट्रीम सेल्फ प्रोटेक्शन। नमनेस और इमोशनल डेथ तक ले जाती है ये। एंड साकुरा की जो डायरी रहती है उसका टाइटल है लिविंग विद डाइंग। सिंपली पावरफुल है। सरफेस पर इसका मतलब मैं मरने वाली हूँ फिर भी जी रही हूँ, लेकिन डीपर लेवल पर हल्की भी एक तरह से ऑलरेडी डाइंग स्टेट पे था इमोशनली। डिफरेंस सिर्फ ये था कि साकुरा को अपनी डेथ विजिबल थी, हारुकी इनविंसिबल था। मी यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ इंट्रोड्यूस करती है। जीना ऑटोमेटिकली नहीं होता, ब्रीथिंग और लिविंग सेम नहीं है। साकुरा का प्रेजेंस हारुकी के लिए लव इंटरेस्ट से ज़्यादा एक कैटलिस्ट है। वो उसे रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, एम्बेरस्ड होने पे, जेलस फील कराने पर और केयर करने के लिए। लाइव बॉडी से डिसाइड होता है, लेकिन खुल से जीना चॉइस होती है। और यही फाउंडेशन है पूरी मूवी का। हर मोमेंट, छोटी सी इंटरेक्शन, एक लाफ या डेयर, ये सब हारुकी की इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टोरी हमें दिखाती है कि जिंदगी का असली सेंस सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और फील करना होता है। ये सेगमेंट फिल्म के फिलोसफिकल कोर को जस्टिफाई करता है, लिविंग और ट्रूली लिविंग के बीच का सबटल, पेनफुल और ह्यूमन डिफरेंस। देखो, हारुकी इंट्रोवर्ट रहता है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन मूवी उसे सिर्फ क्वाइट बॉय बनाकर नहीं छोड़ती। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है, इंट्रोवर्शन प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशनल अवॉइडेंस प्रॉब्लम होती है। हारुकी लोगों से बात नहीं करता क्योंकि वो शाई नहीं है, वो डिस्टेंस मेंटेन करता है क्योंकि अटैचमेंट अनप्रेडिक्टेबल होती है। उसने एक बिलीफ बना लिया है, लोग मुझे बोरिंग समझते। नोटिस करो, वो कंफर्म नहीं करता, वो गेस करता है और फिर उस गेस को रियलिटी ट्रीट करता है। ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर तुम पहले से अजम कर लो कि लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, तो तुम्हें एक्चुअल रिजेक्शन फील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका कॉस्ट क्या होता है? कनेक्शन ज़ीरो।
वो अपनी आइडेंटिटी सेफ रखता है बाय नेवर फुल्ली पार्टिसिपेटिंग। इसलिए जब साकुरा उसके लाइफ में आती है उसका फ्लैट रिएक्शन शॉकिंग लगता है। साकुरा की टर्मिनल इलनेस सुनकर भी वो इमोशनली न्यूट्रल रहता है। लोग उसे इनसेंसिटिव समझ सकते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली देखो वो ओवरवेल्म्ड होने से बच रहा है। वल्नरेबिलिटी उसके लिए थ्रेट है। केयर करना मतलब लूज करने का रिस्क लेना, और लूज करने का रिस्क लेने से बेहतर है पहले से डीअटैच रहना। तो फिर साकुरा ने उसे ही क्यों चूज किया? क्योंकि उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, उसने उसे फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया। पर डीपर रीजन ये है, साकुरा को कोई ऐसा चाहिए था जो उसे पीटी नहीं नॉर्मल ट्रीट करे, और हारुकी को कोई ऐसा चाहिए था जो उसका इमोशनल आर्मर तोड़ सके। वो उसे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो परफेक्ट है, वो उसे इसलिए मिलती है क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का स्पेस है। हारुकी का फ्लो वीकनेस नहीं है, उसकी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो, साकुरा का कैरेक्टर सिर्फ चेयरफुल नहीं है, वो डिलिबरेट है, इंटेंशनल है। वो मोमेंट्स क्रिएट करती है, एक्सीडेंट का वेट नहीं करती। रेस्टोरेंट जाना, रैंडम ट्रिप्स प्लान करना, ट्रूथ और डेयर खेलना, बीच का प्रॉमिस करना, ये सब बकेट लिस्ट आइटम्स नहीं है, ये कॉन्शियस इंटरप्शंस है रूटीन के अगेंस्ट। साकुरा समझती है कि लाइफ ऑटोमेटिक फ्लो में निकल जाती है। लोग सोचते रहते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद में को चैलेंज करती है। उसकी सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है एम्बैरेसिंग ऑनेस्टी। वो ओपनली बोल देती है कि वो डर रही है, वो ओपनली हक मांग लेती है, वो ओपनली कन्फेस करती है कि कनेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पीपल फील दिस थिंग्स पर बोलते नहीं है। साकुरा इमोशंस को फिल्टर नहीं करती, वो ऑकवर्डनेस को एक्सेप्ट करती है, और इसी वजह से वो अलाइव फील होती है, सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी। उसका टाइम अवेयरनेस भी यूनिक है। वो हर इंटरेक्शंस को कैजुअल नहीं ट्रीट करती, वो हर छोटी बात को मेमोरी बना देती है। फायरवर्क्स देखना, कैफे में वेट करना, डायरी लिखना, ये सब एक आर्चिव है प्रेजेंस का। प्रेजेंस का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकली होना नहीं है, प्रेजेंस का मतलब है फुल्ली एंगेज करना। हारुकी जब उसके साथ होता है तो वो फोर्स्ड होता है रिएक्ट करने के लिए, इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। साकुरा की फिलॉसफी सिंपल है लेकिन रेडिकल। लाइफ का लेंथ कंट्रोल में नहीं होता, पर डेप्थ कंट्रोल में हो सकती है, और डेप्थ तब आती है जब तुम मोमेंट से भागना बंद कर दे। तो वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्पल्सिव है, मेसी है, कभी सेल्फिश भी बन जाती है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो पार्टिसिपेट करती है, और यही डिफरेंस उसे अनफॉरगेटेबल बनाता है। अब देखो, मूवी हमें एक ही डायरेक्शन में कंडीशन करती है। हॉस्पिटल विजिट्स, मेडिसिन, वीक बॉडी, ग्रेजुअल डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है। व्यूअर मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं एक स्लो इनएविटेबल गुड बाय के लिए, और फिर डेथ कंप्लीटली अनरिलेटेड तरीके से आती है। ना कोई हॉस्पिटल बेड, ना कोई ड्रामेटिक फाइनल कन्वर्सेशन, ना सिनेमैटिक क्लोजर, एक रैंडम स्टैबिंग, एक न्यूज़ नोटिफिकेशन, बस इतना ही। ये ट्विस्ट शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, ये है स्टेटमेंट। हम सबकॉन्शियसली बिलीव करते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम पता हो तो हम इमोशनली प्रिपेयर हो सकते हैं, जैसे लाइफ एक प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट फॉलो करती है। मूवी इस इल्यूजन को तोड़ देती है। साकुरा की कंडीशन विजिबल थी इसलिए सब उस डिरेक्शन में टीक रहे थे, लेकिन रियल डेंजर इनविजिबल था। मैसेज अनकंफर्टेबल है, कंट्रोल मोस्टली इमेजिनरी होता है। हम सोचते हैं हम टाइमिंग चूज करेंगे, हम सोचते हैं हम फाइनल वर्ड्स बोल पाएंगे, हम सोचते हैं हमें क्लोजर मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी को इन एक्सपेक्टेशंस से कोई मतलब नहीं होता। सबसे ब्रूटल पार्ट ये नहीं है कि वो मर गई है, ब्रूटल पार्ट यहाँ ये है कि हारुकी को चांस नहीं मिला, ना फाइनल हक का, ना ड्रामेटिक गुड बाय का, ना प्रीपेड एक्सेप्टेंस का, सिर्फ शॉक और एक एम्प्टी वेट एट द कैफे। मूवी यहाँ ट्रेजेडी को रोमांटिसाइज नहीं करती, वो रैंडमनेस को हाईलाइट करती है, और इनडायरेक्टली ये कह देती है कि अगर तुम किसी से कुछ कहना चाहते हो, अगर तुम किसी मोमेंट को जीना चाहते हो, तो राइट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि राइट टाइम गारंटेड नहीं होता। ये डेथ नैरेटिव का क्लाइमैक्स नहीं है, ये रियलिटी का स्लैप है। आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रेस सुनते ही क्रीपी लगता है, पर इसका सिंबलिज्म काफी डीप है। साकुरा ने इस फ्रेज को कैजुअली जोक की तरह बोला था, लेकिन अंडरलाइंग मीनिंग इमोशनल इंटीमेसी का सिग्नल था। ये एक एक्सप्रेशन था कि वो चाहती है कि कोई उसके अंदर के दर्द को समझे, उसके लाइफ के मोमेंट्स को शेयर करे और उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो। मूवी के एंड तक हारुकी का ट्रांसफॉर्मेशन यही रिफ्लेक्ट करता है। शुरुआत में वो अपनी इमोशनल सेल में था, आइसोलेटेड, डिटैच्ड, और अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करने से बच रहा था। लेकिन साकुरा के साथ इंटरेक्शन, हर स्मॉल एडवेंचर, हर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ने उसके अंदर एक स्पार्क जगाया, जिंदगी का रियल सेंस, लिविंग द इसेंस। सिर्फ सर्वाइविंग नहीं होता। हारुकी ने रियलाइज किया इमोशनल प्रेजेंस और वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं बल्कि ह्यूमन कनेक्शन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और जब ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है रैंडमनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, तो हारुकी का रिएक्शन सिर्फ ग्रीफ नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस का मोमेंट था। उसका ग्रोथ आर्क यही प्रूफ करता है कि हम लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल टर्म्स में भी मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, और उन्हें चेरिश करना हमारी चॉइस है। मूवी का रियल मैसेज यही है,
मोमेंट्स और कनेक्शंस को अंडरवैल्यू मत करो। डेथ इनएविटेबल हो सकती है, लेकिन इमोशनल रीअटैचमेंट्स का रिग्रेट हमेशा जिंदा रहता है। टाइटल नैरेटिव और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन से ये मूवी हमें रिमाइंड करती है कि जिंदा रहना और जिंदगी जीने दो अलग चीज़ें होती है, और रियल करेज यही है, ओपनली फील करना और ओपनली कनेक्ट करना। तो ये था आई वॉन्ट टू ईट योर पेनकेस। अब शायद तुम इस मूवी को उस नज़रिए से देखो जो ज़्यादा लोग नहीं देखते। अब तुम लोग से मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हें पता चले कि तुम कल तक ही जिंदा रहोगे तो अपनी लाइफ कैसे जियोगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। साथ ही ये भी कि वीडियो कैसी लगी है, और अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए हो तो वो भी तुम मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।